जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग यूपीएससी टेस्ट सीरीज 2024 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि यह सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है। हम लोग आज टेस्ट नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, जो कि यह सामान्य अध्ययन का है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला है कि अफ्रीकी चीतों की तुलना में एशियाई चीते छोटे होते हैं, लेकिन उनकी खाल मोटी होती है, जो कि ये सही है। अफ्रीकी चीतों की तुलना में जो एशियाई चीते होते हैं उनकी खाल मोटी होती है। फिर दूसरा क्या है? दूसरा है कि संरक्षित क्षेत्रों में 90% चीता शवकों की मृत्यु का प्रमुख कारण परभक्षण है, तो जो कि ये भी सही है, दूसरा भी सही है। फिर इसके बाद आता है तीसरा है कि एशियाई चीते वर्ष 1952 तक भारत से विलुप्त हो चुके थे, तो तीसरा भी सही है। फिर चौथा है कि अफ्रीकी चीतों को IUCN रेड लिस्ट में सुभेद के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, तो इसमें चौथा भी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सभी चारों इसमें सही हैं। तो अफ्रीकी चीते, जो कि ये बिल्लियों की सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है, यह विश्व में सबसे तेज़ दौड़ने वाला स्तनपायी चीता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सभी चारों इसमें सही हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है फर्स्ट और कथन सेकंड दिया गया है। तो सबसे पहले कथन फर्स्ट क्या है? तो कथन फर्स्ट है इसमें कि वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय के COP19 में भारत के शीशम को सम्मेलन के परिशिष्ट सेकंड में सम्मिलित किया गया था। फिर इसके बाद कथन सेकंड है कि परिशिष्ट सेकंड में एक पक्षकार के अनुरोध पर शामिल प्रजातियों सम्मिलित हैं, जो पूर्व से ही प्रजातियों के व्यापार को नियंत्रण कर रहा है तथा उन्हें अस्थिर या अवैध शोषण को रोकने के लिए अन्य देशों के सहयोगों की आवश्यकता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें जो कि ये सही है, किंतु कथन ये सही है, किंतु कथन सेकंड गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, कथन ये सही है और कथन सेकंड गलत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया है इसमें पहला है निडेरियन जेलीफिश समुद्री एनिमो और प्रवाल सहित जलीय जीवों के एक समूह को संदर्भित करता है, जो कि इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है सभी निडेरियन यौन प्रजनन में सक्षम है, तो ये भी सही है। कुछ निडेरियन शैवाल के साथ सहजीवी संबंध प्रदर्शित कर सकते हैं, तो इसमें ये भी सही है। इसमें तीनों सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सभी तीनों सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर चौथा है, क्वेश्चन नंबर फोर है कि यह राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1981 में बनाया गया था। इसे वर्ष 1994 में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। भारत में पाई जाने वाली 9 गिद्ध प्रजातियों में से 7 प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। वह नदी जो इस उद्यान से होकर दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं घड़ियाल, मगर तथा अन्य जलीय जीवों का आवास है और सबसे कम प्रदूषित नदियों में से एक है तथा यमुना की सहायक नदी है। इस रिजर्व भूभाग की विशेषता व्यापक पठार और घाटियाँ हैं। तो इसमें निम्नलिखित किसका वर्णन ऊपर किया गया है? इसमें किसका वर्णन किया जा रहा है? ये इसमें वर्णन जो किया गया है, ये किया गया है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का इसमें वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5वां है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 5वां है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? पहला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से काम करना तथा समाप्त करना, जो कि ये गलत है। फिर उसके बाद आता है
दूसरा है कि HFC को क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC की तुलना में अधिक शक्तिशाली ओजोन क्षरण का ODS माना जाता है, जो कि इसमें ये भी गलत है। इसमें दोनों गलत हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, न तो पहला और न ही दूसरा, इसमें दोनों ही गलत हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि डेटा प्लेटफॉर्म मरीन सेड वॉच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला दिया गया है कि यह समुद्री पर्यावरण में ब्लू और अन्य अवसाद निष्कर्ष पर पहला वैश्विक डेटा प्लेटफॉर्म है, जो कि इसमें ये सही है। फिर दूसरा क्या है कि इसे GRID जिनेवा द्वारा विकसित किया गया है, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का एक केंद्र है, जो कि इसमें दूसरा भी सही है। फिर तीसरा है यह ड्रेजिंग जहाज़ों के संचालन की पहचान करने के लिए जहाज़ों से स्वचालित पहचान प्रणाली AIS सिंगल तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI का उपयोग करता है, तो ये भी इसमें सही है। फिर चौथा है कि इसका अनुमान है कि समुद्र एवं तटीय वातावरण में प्रत्येक वर्ष 50 से 100 अरब टन रेत और अन्य अवसादों को निष्कर्षित किया जाता है, तो जो कि ये गलत है। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7वें में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला दिया गया है पुष्पोभिद फेनरोगेम में बीज रहित पौधे तथा पौधे जैसी संरचना होती हैं, जबकि क्रिटोगैम में बीज वाले पौधे होते हैं। तो इसमें ये पहला जो कि सही है, इसमें जो कि पहला गलत है। फिर उसके बाद दूसरा क्या है कि फेनरोगेम में एक विकसित संवहनी प्रणाली का अभाव होता है, जबकि क्रिप्टोमैग्म में एक सुविकसित संवहनी का प्रणाली होती है, तो जो कि इसमें दूसरा भी गलत है। तीसरा है कि भारत के पहले क्रिप्टोमैगिक गार्डन का उद्घाटन उत्तराखंड के देहरादून में किया गया है, जो कि ये तीसरा इसमें सही है। इसमें केवल एक ही सही है, ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा, केवल एक ही सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है कि 7-5 अमेडिमिक ब्रदर्स ऑफ इंडिया शीर्षक से एक प्रकाशन जारी किया गया था। तो कौन सा प्रकाशन जारी किया गया था? जो कि 75 एडेमिक ब्रदर्स ऑफ इंडिया, ये जारी किया गया था भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण द्वारा। तो भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण द्वारा ZSI के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया गया है, पहला है निकिल, फिर दूसरा है पायरीन, तीसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें उपरोक्त में से कितने प्रदूषक राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के अंतर्गत आते हैं? इसमें कितने आते हैं? तो इसमें जो है निकिल आता है, उसके बाद पायरीन आता है और उसके बाद आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसमें तीनों आते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, तो इसमें राम स्थल दिया गया है और अवस्थिति दिया गया है। तो ये चंद्रताल आर्द्रभूमि, तो चंद्रताल आर्द्रभूमि ये जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, इसलिए ये गलत है। सूर सरोवर ये जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो ये भी गलत है। सांख्य सागर ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो ये भी गलत है। अंशुपा झील ये जो कि उड़ीसा में पड़ता है, तो ये भी गलत है। तो इसमें चारों गलत है, कोई भी सुमेलित नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसमें से कोई नहीं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि उत्तरी यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के आसपास केंद्रित
इसका तापमान अपेक्षाकृत मध्यम ठंडा रहता है। अधिकतर स्प्रूस, कुछ चीड़ और देवदार के साथ प्रमुख वनस्पति शंकुधारी सदाबहार जीव जंतुओं में पक्षी, बाज, फर वाले मांसाहारी, छोटे मिक, एल्क, तेंदुआ, साइबेरियन बाघ, ब्लूरियन भेड़िए आदि जो कि शामिल है। यह सबसे संभावित वर्णन है। ये सबसे संभावित वर्णन किसका है? तो इसमें सबसे संभावित वर्णन जो है यह टेगा बायोम का होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, टेगा बायोम का। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि अधिपाद एपीफाइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला दिया गया है कि वे मेजबान पौधे की सतह पर उगते हैं। तो वे मेजबान पौधे की सतह पर उगते हैं, जो कि इसमें पहला वाला सही है कि मेजबान पौधे की सतह पर उगते हैं, सही है। दूसरा है कि मेजबान पौधे उन्हें सूर्य के प्रकाश तक पहुंचने में सहायता करते हैं, तो इसमें यह भी सही है, दूसरा वाला भी सही है। तीसरा है कि ये प्राकृतिक में परजीवी होते हैं, जो कि ये गलत है, ये प्राकृतिक में परजीवी नहीं होते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा इसमें सही है, इसलिए इसमें विकल्प नंबर बी सही होगा, केवल 2 सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित प्रकार के जीवों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित प्रकार के जीवों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया गया है पहला है हरा शैवाल, पहला हरा शैवाल है। फिर दूसरा है साइनोबैक्टीरिया, दूसरा साइनोबैक्टीरिया है। फिर उसके बाद आता है डाइटम, जो कि ये भी सही है, साइनोबैक्टीरिया भी सही है और हरा शैवाल भी सही है। फिर उसके बाद चौथा है डाइनोफ्लैटिलेटस, जो कि इसमें चौथा वाला भी सही है। तो इसमें कौन से महासागरों की खाद्यान्न श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादन है? तो इसमें जो कि चारों सही है, तो इसलिए उपरोक्त में से सभी सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन पहला है कि यह अधिनियम केंद्र सरकार को किसी भी उद्योग के संचालन, निषेध, बंद करने या विनियमन के लिए निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत करता है, तो जो कि कथन पहला वाला सही है। दूसरा वाला कथन है कि इस अधिनियम ने लोकस एसटीडी के नियम को शिथिल कर दिया, तो दूसरा वाला भी सही है। इसमें दोनों सही है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों सही है, लेकिन कथन सेकंड कथन फर्स्ट का सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि महासागरीय अम्लीयकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो महासागरीय अम्लीयकरण के संबंध में इसको बताना है। इसमें पहला दिया गया है कि यह महासागरों द्वारा कार्बन यौगिकों के अवशेषण के कारण महासागर के पीएच मान में कमी होती है, तो जो कि ये सही है। फिर इसके बाद आता है दूसरा है कि यह कार्बोनेट आयनों की उपलब्धता को कम करता है और इसीलिए कम केशिभवन होता है, इसमें जो कि दूसरा वाला भी सही है। फिर उसके बाद तीसरा वाला है कि यह सागरीय जल को समुद्री जीवों के लिए कम संरक्षण बनाता है, तो जो कि ये तीसरा वाला इसमें गलत है। फिर इसके बाद आता है चौथा वाला है कि यह केवल गहरे महासागरीय क्षेत्रों में होता है, तो जो कि इसमें चौथा वाला भी गलत है। तो इसमें केवल दूसरा वाला सही है और पहला वाला, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा, केवल इसमें 2 सही हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से नए केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण और मौजूदा केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है? इसमें कौन सा अनुच्छेद है? ये इसमें अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 3 है, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है। अनुच्छेद 3 में केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन सांसद के द्वारा किया जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि अनुच्छेद 22 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अनुच्छेद 22 के बारे में बताना है। अनुच्छेद 22 में दिया गया है, इसमें पहला दिया गया है कि दंडात्मक हिरासत के मामले में गिरफ्तारी व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के विषय में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, जो कि ये सही है। फिर दूसरा है कि निवारक हिरासत में सुरक्षा केवल
नागरिकों का उपलब्ध है जो कि विदेशियों को नहीं, तो ये भी गलत है, ये गलत है इसमें। तीसरा है कि निवारक हिरासत कानून के तहत किसी भी व्यक्ति की हिरासत किसी भी परिस्थिति में 3 महीने से अधिक नहीं हो सकती, तो जो कि इसमें भी ये भी गलत है। फिर उसके बाद आता है चौथा वाला है कि राज्य विधायिका के पास अधिकतम अवधि निर्धारित करने का अधिकार है जिसके लिए किसी व्यक्ति को निवारक हिरासत के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है, तो ये भी गलत है इसमें। तो इसमें केवल पहला वाला ही सही था, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, केवल पहला। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि मूल कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कि मूल कर्तव्य के संदर्भ में, तो इसमें जो है मूल कर्तव्य के संदर्भ के बारे में बताना है। तो पहला क्या है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, जो कि ये 42वें संशोधन के माध्यम से अनियमित कर्तव्यों की मूल सूची का हिस्सा रहा है, तो जो कि ये गलत है, मूल सूची का हिस्सा नहीं था। फिर उसके बाद दूसरा वाला है कि देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना मूल कर्तव्यों के अंतर्गत शामिल नहीं है, जो कि ये शामिल है, तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा वाला भी गलत है। तीसरा वाला है कि संविधान न्यायालय द्वारा उनके सीधे परिवर्तन का प्रावधान नहीं करता, तो जो कि ये करता है, नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा वाला जो कि ये सही है। इसमें केवल एक ही कथन सही है, तो ऑप्शन पहला इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संबंध में बताना है, तो इसमें पहला है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 10 से 15% के बीच होती है, तो जो कि ये गलत है, 10 से 15% के बीच नहीं होता है, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की जो कुल संख्या होती है वह 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका पहला गलत है। फिर उसके बाद दूसरा है कि जबकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, वहीं अन्य मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पद धारण करता है, तो जो कि ये भी गलत है, क्योंकि जो मंत्री होते हैं वो भी राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ना कि प्रधानमंत्री के, तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा भी गलत है। फिर तीसरा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से सांसद के दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये भी गलत है, सांसद के दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा भी गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कि कौन सा युग्म एक सही है, तो मंत्रिमंडल दिया गया है और अध्यक्ष दिया गया है। तो इसमें पहला है कि राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति, ये जो कि इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि ये सही है इसमें। दूसरा है कि सांसदीय कार्य मंत्रिमंडल समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वे सांसदीय कार्य मंत्री होते हैं, तो ये गलत है। फिर उसके बाद आता है तीसरा है कि सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति, जो कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, रक्षा मंत्री, तो सुरक्षा पर जो इसके अध्यक्ष होते हैं वे रक्षा मंत्री नहीं होते हैं, मंत्रिमंडल समिति पर इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं, तो ये भी इसमें गलत है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति, जो कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति, ये भी गलत है, वित्त मंत्री नहीं होते हैं। तो इसमें बताना था कि कौन सा युग्म सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, इसलिए केवल इसमें एक युग्म सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारतीय सांसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी समिति सदन में प्रक्रिया और कामकाज के संचालन के मामलों पर विचार करती है एवं सदन के नियमों आवश्यक संशोधन की सिफारिश करती है। लोकसभा में इस समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं, तो अध्यक्ष सहित इसमें 15 सदस्य होते हैं, तो किस में होते हैं, तो नियम समिति में, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, नियम समिति में होते हैं 15 सदस्य। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 22 में इसमें कौन सा सही है, तो पहला है कि भारत के संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की है, तो नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित किया है, जो कि ये सही है। फिर दूसरा है कि संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित किया है, तो इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है, तो इसमें कौन सा सही नहीं है, तो जो कि ये सही नहीं है, क्योंकि
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है और संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित किया है, तो जो कि ये भी गलत है। इसमें दोनों गलत हैं, पहला और दूसरा दोनों इसमें सही नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में विचार करना है। इसमें कथन पहला कहा है कि एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जो कि ये सही है, कथन पहला सही है। फिर दूसरा कथन है कि इस अवधि में उसे राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, तो कथन दूसरा जो कि ये सही नहीं है। तो इसमें जो कि पहला सही है किंतु दूसरा सही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को किसके माध्यम से हटाया जा सकता है? तो ये हटाया जा सकता है राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के निष्कासन की प्रक्रिया के समान। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पीसा अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तारित अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पीसा के बारे में बताना है। तो पहला इसमें दिया गया है कि यह 5वीं और 6वीं अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों पर लागू होता है, जो कि ये गलत है, ये लागू नहीं होता है। दूसरा है यह ग्राम सभा को पंचायत द्वारा कार्यान्वयन से पूर्व आरंभ की गई विकास योजनाओं को स्वीकृति देने का अधिकार प्रदान करता है, जो कि ये सही है, दूसरा वाला। तीसरा है कि गौण खनिजों की नीलामी द्वारा दोहन के लिए रियायत प्राप्त करने हेतु ग्राम सभा की पूर्व अनुशंसा अनिवार्य होगी, तो इसमें तीसरा वाला सही है और दूसरा वाला सही है। इसमें केवल 2 कथन सही है, जबकि पहला वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, केवल इसमें 2 सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि 6ठी अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कहा है कि राष्ट्रपति स्वशासित जिले या क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित किसी भी विषय की जांच और रिपोर्ट प्रदान करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है, जो कि ये गलत है। फिर दूसरा है कि राज्यपाल को स्वशासी जिलों को स्थापित और पुनर्स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है, तो दूसरा वाला सही है। पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है, इसमें केवल दूसरा वाला सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के बारे में बताना है। तो इसमें पहला एकल संविधान, जो कि ये सही है। दूसरा है एकीकृत न्यायपालिका, तो ये भी सही है। तीसरा है कि राज्यपाल की नियुक्ति, तो ये भी सही है। चौथा है अखिल भारतीय सेवाएं, तो इसमें ये भी सही है। तो इसमें कथन तीनों जो कि सही है, तो उपरोक्त में से सभी होंगे, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला दिया गया है कि सांसद कानून द्वारा किसी भी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत का न्यायीकरण कर सकती है, तो जो कि ये सही है, न्यायीकरण कर सकती है, पहला इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है दूसरा है कि अंतर्राज्यीय परिषद और एक वैधानिक निकाय है जिसकी उत्पत्ति सरकारी या आयोग की सिफारिश से हुई थी, तो इसमें यह भी सही है, दूसरा वाला भी सही है। फिर तीसरा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संघ के और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी, तो इसमें तीसरा वाला जो कि ये गलत है। इसमें केवल पहला और दूसरा सही है, इसलिए इसमें कथन केवल ऑप्शन नंबर इसमें बी वाला सही होगा, केवल 2 ही सही हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संपत्ति के बारे में बताना है। तो इसमें पहला है कि यह संविधान के भाग 11 के तहत एक विधिक अधिकार है, जो कि ये सही है। फिर दूसरा है ये जो कि पहला वाला कथन इसमें गलत है, ये जो कि भाग
11 में नहीं है, भाग 12 में है। अनुच्छेद 300 ए में इसको विधिक अधिकार दिया गया है संपत्ति को। फिर उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट आता है कि ये नंबर निकाला। दूसरा है कि इसे सांसदीय विधि के माध्यम से विनियमित या संशोधित किया जा सकता है, जो कि ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट इसका सही है। तीसरा है कि यह संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, तो जो कि ये भी सही है। फिर चौथा है यह केवल कार्यकारी क्रिया के तहत निजी संपत्ति की रक्षा करता है, तो ये भी सही है। तो इसमें पहला वाला गलत है, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। तो इसमें तीन स्टेटमेंट सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल 3। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें बताना है कि भारत निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें पहला दिया गया है कि निर्वाचन आयोग लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अलावा भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए भी चुनाव आयोजित कराता है, जो कि ये सही है। इसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। फिर उसके बाद आता है कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त पात्र होता है, तो जो कि इसमें क्वेश्चन नंबर 30 का बी वाला ये भी इसमें सही है। फिर इसके बाद आता है सी है कि संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं किया गया है, तो जो कि ये इसमें भी ये सही है। फिर डी वाला है कि संविधान में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु मानदंड निर्धारित किया गया है, जो कि मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी वाला गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है कि आपातकालीन प्रावधानों के सांसदीय अनुमोदन तथा निरसन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदित करना अनिवार्य कर दिया गया है, जो कि ये वाला सही नहीं है। फिर उसके बाद दूसरा है कि आपातकाल की उद्घोषणा को दोनों सांसदों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, तो दूसरा वाला ये सही है, विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। और तीसरा है कि उद्घोषणा को रद्द करने के लिए दोनों सांसदों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है, तो ये सही नहीं है। चौथा है कि 38वें संविधान संशोधन से पूर्णतः उद्घोषणा को राष्ट्रपति स्वयं भी रद्द कर सकता है, तो इसमें जो कि चौथा वाला भी स्टेटमेंट सही नहीं है। इसमें केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत में राजद्रोह कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राजद्रोह के बारे में बताना है। तो पहला है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी धारा 334 ए के अंतर्गत राजद्रोह के दंड का प्रावधान किया गया है, तो जो कि ये गलत है। 334 ए के तहत नहीं है, 324 के ए के तहत है। ये पहला वाला गलत है। दूसरा वाला यह विधिक सरकार के विरुद्ध निष्ठाहीन शत्रुता की भावना और असहमति को सहमति करती है, तो ये स्टेटमेंट इसका दूसरा भी गलत है। तीसरा है कि यह एक प्रशंसनीय एवं गैर जमानती अपराध है, तो इसमें दूसरा वाला स्टेटमेंट भी सही नहीं है। चौथा वाला है कि इस विधि के अंतर्गत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी से वर्जित कर दिया जाता है, तो जो कि चौथा वाला स्टेटमेंट सही है। इसमें केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, केवल एक ही। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला वाला दिया गया है कि वर्ष 2005 से उत्पन्न होने वाले संपत्ति विभाजन के लिए महिलाओं को सहदायी के रूप में मान्यता दी गई है, जो कि ये पहला इसमें ये इसमें सही है, पहला वाला। फिर उसके बाद आता है दूसरा है कि इस विधि के अंतर्गत बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं आर्य समाज, ब्राह्मण समाज के अनुयायियों को भी हिंदू माना जाता है, तो जो कि ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, केवल पहला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि पहला है विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया और केन्या के मध्य सीमा बनाती है, जो कि ये सही है। दूसरा है तांगनिका झील जैरे, तंजानिया और जाम्बिया के मध्य सीमा बनाती है, दूसरा वाला भी सही है। तीसरा है कि
चाड झील चाड नाइजर, नाइजीरिया और कैमरून के मध्य सीमा बनाती हैं। तो तीसरा वाला भी इसमें सही है। तो इसमें सभी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो बंदरगाह दिया गया है और किसके रूप में प्रसिद्ध है। तो इसमें पहला है कि कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह जो कि ये भारत का पहला ट्रांसिटमेंट टर्मिनल है। इसमें पहला है कि कोच्चि बंदरगाह भारत का पहला ट्रांसिटमेंट टर्मिनल है, जो कि ये सही है। कोच्चि बंदरगाह भारत का पहला ट्रांसिटमेंट टर्मिनल है। फिर दूसरा है कि कोलकाता बंदरगाह भारत का एकमात्र प्रमुख नदी तटीय बंदरगाह है, जो कि ये भी सही है। फिर दूसरा है कि वधावन बंदरगाह भारत का 12वां प्रमुख बंदरगाह है, जो कि ये गलत है। ये 12वां नहीं 13वां है। तो इसमें केवल 2 स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा। तो इसमें केवल 2 युग्म सही हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहाड़ियाँ दिया गया है और अवस्थिति दिया गया है। शेषचलम पहाड़ियाँ जो कि ये आंध्र प्रदेश में है, शेषचलम पहाड़ियाँ, ये जो कि सही है। फिर दूसरा है जवादी पहाड़ियाँ, ये अवस्थिति इसका मध्य प्रदेश दिया गया है। जवादी पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में नहीं है, जबकि ये तमिलनाडु में है। ये तमिलनाडु में है। फिर उसके बाद तीसरा है सतलमाला पहाड़ियाँ, ये उड़ीसा दिया गया है। सतलमाला पहाड़ियाँ, तो सतलमाला पहाड़ियाँ उड़ीसा में नहीं है, ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। फिर चौथा है कि अन्नाई मुंडी, ये जो कि केरल में है। अन्नाई मुंडी जो कि ये चौथा वाला सही है और पहला वाला। तो इसमें केवल 2 युग्म सही हैं, पहला और चौथा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि दक्षिणी गोलार्ध में सामान्यतः वर्षा का सबसे बड़ा दिन होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सामान्यतः वर्षा का सबसे बड़ा दिन होता है, तो दिसंबर माह के दूसरे भाग में। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, दिसंबर माह के दूसरे भाग में होता है। तो हम लोग आज 37 क्वेश्चन तक ही करेंगे। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।